नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर आप लोगों के बीच में मैं रोहित कुमार तिवारी हाजिर हूं, लेके शारीरिक शिक्षा का इतिहास। क्या? शारीरिक शिक्षा का इतिहास। क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा का इतिहास। मतलब कि आपके शारीरिक शिक्षा का उदय कैसे हुआ, कहां हुआ, किस किस जगहों पर हुआ, इस सारी चीजों के विषय में आज फिर से एक बार चर्चा करेंगे। ठीक, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक साथ सब कोई क्लास से जुड़ जाइए। ठीक, अंश वर्मा गुड आफ्टरनून अंश जी। चलिए, तो आज क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इसका क्या है कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो शारीरिक शिक्षा के इतिहास के विषय में अगर हम चर्चा करें तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है? शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कहां से होती है? तो शारीरिक शिक्षा के इतिहास की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या पड़ता है? यूनान का इतिहास। क्या? यूनान का इतिहास। यूनान का इतिहास कहने का मतलब सबसे पहले शारीरिक शिक्षा की शुरुआत जहां से हुई थी वो कौन सा देश था? वो था यूनान। क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खेलों में भाग लेते थे तथा यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कौशलेंद्र प्रताप वर्मा, राधे राधे, राधे राधे कौशलेंद्र जी, राधे राधे कौशलेंद्र जी, दीपक राजपूत गुड आफ्टरनून दीपक जी। चलिए, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, यूनान के इतिहास के विषय में बात करते हैं। तो ये जो यूनान का इतिहास था इसको हम कितने भागों में बांटे हैं? तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? इस यूनान के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या कहते हैं? पहले भाग को हम कहते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, और इसे ही कहा जाता है होमर काल। क्या कहा जाता है? होमर काल भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक काल तथा होमर काल कहा जाता है। ठीक, चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखो, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड था 1000 से लेके कितना? 750। क्या? 1000 से 750 ईसा पूर्व तक। क्या? ईसा पूर्व तक क्या था? प्रारंभिक काल या होमर काल था। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या था? स्पार्टा काल। क्या था? स्पार्टा काल। क्या था? स्पार्टा काल था। स्पार्टा काल। स्पार्टा काल के अगर हम बात करें तो स्पार्टा काल के बाद था क्या? पूर्व एथेंस काल। क्या? या तो हम अगर इसको यहां पे भी डिवाइड करें तो इससे हम 3 ही भाग करते हैं। अगर 3 भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या? एथेंस काल। क्या? एथेंस काल। और एथेंस काल को अगर हम डिवाइड करें तो इसको भी 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं? तो एक है पूर्व एथेंस काल। क्या? पूर्व एथेंस काल, एथेंस काल तथा उत्तर एथेंस काल। क्या? उत्तर एथेंस काल। ठीक, यह समझ में आया सब लोगों को कि यूनान के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो यूनान के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो यूनान के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? प्रारंभिक काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। ये 4 भाग होते हैं इसके। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी? प्रारंभिक काल या होमर काल की हम बात करेंगे। तो प्रारंभिक काल या होमर काल किसे कहते हैं? तो अगर हम इसकी बात करें होमर काल की, तो होमर काल का जो प्रारंभ था वह 1000 से, कितने से? 1000 से लेके 750 ईसा पूर्व तक था। तथा इस समय के लोग अगर हम बात करें तो इस काल में इतिहास की जानकारी कौन देता है? तो ये जो होमर है
ये होमर कौन थे? एक नेत्रहीन कवि थे, एक कवि थे जो कैसे थे? नेत्रहीन थे। आंख से कैसे थे? वो आंख के अंधे थे। कैसे थे? आंख के अंधे थे। और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्पार्टा यूनान में, ये जो प्रारंभिक काल है अर्थात होमर काल है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि होमर, क्या पूछा जाता है कि प्रारंभिक काल की या यूनान काल के विषय में किसने बताया? तो याद रखना किसने? होमर ने सबसे पहले बताया था। इनकी दो रचनाएं थी, इनकी दो रचनाएं थी। एक का नाम क्या था? इलियड, और दूसरे का नाम था ओडिसी। क्या? एक था इलियड्स और दूसरे का नाम था ओडिसी। क्या? ओडिसी। ये दो इनकी ओडिसी, ये दोनों क्या थी? ये दोनों इनकी क्या थी? रचना थी। क्या थी? रचना थी। ठीक। और ये जो होमर थे, ये जो थे, और ये पूछता है कि इलियड्स और ओडिसी किसने लिखा था? तो इलियड्स और ओडिसी किसने लिखा था? तो ये लिखा था होमर। किसने लिखा था? होमर, जो कि आंख के कैसे थे? जो कि आंख के अंधे थे। कैसे थे? आंख के अंधे थे। ठीक जी। कौशलेंद्र प्रताप एक कवि थे जो विजेताओं के लिए गीत प्रस्तुत किया करते थे। बिल्कुल 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 कौशलेंद्र प्रताप जी वो क्या करते थे? जो विजेता होते थे उनके लिए क्या करते थे? गीत प्रस्तुत किया करते थे। तथा इस काल में यूनान के लोग जो थे, इस काल में यूनान के लोग क्या थे? खेतिहर थे। क्या थे? खेतिहर थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस काल के लोग खेती बाड़ी में क्या करते थे? अपना या चरवाहे मतलब भैंस पाला करते थे, गाय पाला करते थे, तथा उनको क्या करते थे? उनको चराने का काम तथा उनसे व्यवसाय करने का काम करते थे। तथा इस समय में जो देवता थे, सर्वश्रेष्ठ देवताओं की अगर बात की जाए तो इस काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता जो माना जाता था वो जीसस देवता को माना जाता था। किसे माना जाता था? जीसस देवता को माना जाता था। ठीक। तो चलिए एक एक काल को हम पढ़ते हैं, एक एक के विषय में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से काल को पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमर काल। क्या? होमर काल के विषय में। ठीक। तो होमर काल की अगर मैं बात करूं तो होमर काल इस काल के लोग, इस काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि तथा चरवाहा का कार्य। ठीक। इसके साथ ही साथ इसमें और क्या फैक्ट है? इसमें होमर एक नेत्रहीन कवि थे। होमर की दो रचना थी, इलियड्स और दूसरी थी ओडिसी। क्या थी? ओडिसी। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी की बात है, जाते जाते एक खुशखबरी आप लोगों को और देके जाएंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि अभी हाल में ही डीएसएसबी का भी फॉर्म आ गया है जिसमें 222 पोस्टें दी गई हैं। कितनी? 222 पोस्टें आई हैं। किसकी? फिजिकल एजुकेशन की। अभी और सब्जेक्ट की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की इतनी किस्मत अच्छी है कि जो है डीएसएसबी अर्थात डीएसएसबी की क्या आ गया? फॉर्म आ गया है। किसके लिए? फिजिकल एजुकेशन के लिए। अर्थात पीटीआई का फॉर्म आया है या पीटीई का फॉर्म आ गया है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसकी अर्हता की अगर बात करें तो इसमें अर्हता क्या मांगा है? तो इसकी अर्हता है बीपीएड या इक्विवेलेंट। तो जितने भी लोग बीपीएड हुए या इक्विवेलेंट लोग हैं वो क्या करेंगे? वो इसमें किसमें? डीएसएसबी का फॉर्म भर सकते हैं। ये मान के चलो 2022 फिजिकल एजुकेशन के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी उसके बाद में फिर क्या? उसके बाद में आरपीएससी थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में फिर क्या आया? एनवीएस का फॉर्म आया, फिर डीएसएसबी का फॉर्म भी आ गया और हो सकता है केवीएस का भी फॉर्म आ जाए। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप अब भी तैयारी करना चाहेंगे। साथ ही साथ यूपी टीजीटी ने आपको इतना समय दे दिया है कि जो अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे और वो तैयारी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अब भी टाइम है कि वो अब भी अगर तैयारी करना शुरू करेंगे तो वो सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं तथा वो क्या कर सकते हैं, फिर से काफी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो क्या कर सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो बाकी हम क्लास इसी तरीके से लेके आते रहेंगे, आगे चलते हैं। ठीक, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि डीएसएसबी की भी फॉर्म आ गई है, आप लोग तैयार हो जाए तैयारी के लिए। ठीक, अब देखिए इसके अलावा होमर काल की क्या विशेषताएं थी, हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे, कौन, सर्वश्रेष्ठ देवता, तो सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे इसमें, जीसस थे। कौन, जीसस थे। जीसस मतलब समझ रहे हो ना, कृष्ण को कहा जाता है। कौन, जीसस, जीएस थे, सॉरी जीसस नहीं, जीएस, सॉरी जीएस होगा, यस जीएस, जीएस ये होता है। ठीक, कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ देवता जीएस थे। कौन थे, जीएस थे। होमर में क्या था, होमर महाकाव्य से पता चलता है कि उस समय खेल तथा एथलीट को समाज का क्या माना जाता था, महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। उस समय क्या माना जाता था, महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। किससे पता चलता है, यूनान को क्यों होमर काल कहा गया, क्योंकि होमर की जो रचनाएं थी, इलियड्स और ओडिसी, इन्हीं के माध्यम से ही क्या पता चला था, इन्हीं के माध्यम से ही क्या पता चला, इन्हीं के माध्यम से यह पता चला कि आपकी जो उस समय के लोग थे वो क्या करते थे, वह खेलों में क्या लेते थे, रुचि लेते थे। वह खेलों को क्या करते थे, बहुत अच्छे से खेलते तथा एथलीट में भी क्या करते थे, भाग लेते थे तथा इसे क्या करते थे, इसे समाज का हिस्सा मानते थे तथा देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए तथा इसके साथ ही अगर कोई क्या आ जाता था, रिश्तेदार या मेहमान आ जाता था तो भी उसके लिए क्या किया जाता था, हाँ इसके लिए फिर भी क्या कर दिया जाता। अच्छी बात, कौशलेंद्र प्रताप वर्मा अगर आपने फॉर्म भर दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आप लोग तैयारी बेटर तरीके से करिए, बस यही आप लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मौके मिल रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए, अब घर बैठा के नौकरी नहीं मिलेगी, फ्री में नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो इनके लिए भी क्या किया जाता था, खेलों को, जैसे मान लो आज हमारे आपके यहाँ आते हैं तो क्या आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो आओ 4 लोग रिश्तेदार बैठ गए तो क्या करते हैं, ताश का पत्ता ही उठा लेते हैं और ताश का पत्ता ही बैठ के खेले। अब तो नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इतना डेवलप हो गए कि वो एक साथ बैठते ही नहीं है। लेकिन पहले के लोगों को आप देखेंगे तो जब रिश्तेदार आ जाते थे, बैठ जाते थे, तो शाम को 2-4 चीजें जरूर हो जाती, जैसे ताश के पत्ते उठा लिए, वो क्या करते थे, खेलते खेलते ही अपनी बातों पे क्या करते थे, चर्चा करते रहते। सेम उसी तरीके से यूनान के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो एथेंस यूनान के लोग क्या करते थे कि वो लोग जो थे कि वो जैसे कोई रिश्तेदार आया या कोई भी क्या मेहमान आया या इसके अलावा कोई देवी देवताओं का जैसे पूजा होता है, जैसे मेला लगता है, हमारे और आपके यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है किसी देवी देवताओं के, उसमें उसी तरीके से जब देवी देवताओं की पूजा अर्चना या उनका सम्मान देना होता था तो वहां के लोग क्या करते थे, तो वहां के लोग क्या करते थे, वहां के लोग खेलों का आयोजन कराते थे। किसका आयोजन कराते थे, खेलों का आयोजन कराते थे। तथा इस समय कौन कौन से खेल थे तो इनको देख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस समय के खेल क्या क्या थे, रथ दौड़, इसके साथ क्या था, मल्ल युद्ध, क्या था, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, इसके अलावा दौड़, इसके अलावा क्या, भार उठाना। ठीक, ये इत्यादि, क्या इत्यादि उस समय के खेल थे। ठीक, तो होमर काल में मेन जो मुख्य बातें थी मैंने वो आप लोगों को बता दिया। क्या मुख्य जो बातें थी उसको मैंने आपको बता दिया। होमर काल में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पिछला कट ऑफ 107 प्लस गई थी। चलो देखो, संजय वर्मा मोबाइल
सर कम चल रहा, मोबाइल कम चल रहा मतलब मोबाइल कम चलाइए बल्कि पढ़िए ज्यादा, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, हाँ इसके अलावा क्या, मल्ल युद्ध, दौड़, भार उठाना, मलखंब, भाला फेंक, ये सारे गेम क्या थे, इस समय के क्या थे, खेल थे। और यहां से क्वेश्चन अब की बार राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, राजस्थान थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या इलियट्स और ओडिसी किसकी रचना है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि इलियट्स और ओडिसी जो है वह किसकी रचना है। ठीक, ये चलिए इसके बाद में होमर काल का यही तक था, जो मुख्य बातें थी वो मैंने बता दिया। अब बात आती है स्पार्टा काल की। क्या हम बात करेंगे, अब बात करेंगे स्पार्टा काल की, स्पार्टा काल की। ठीक, तो अगर हम बात करें किसकी, स्पार्टा काल की अगर हम बात करें तो स्पार्टा काल को क्या कहा जाता था, इसे ही कहा जाता था शास्त्रीय काल। ये जरूर याद रखना, क्या इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था शास्त्रीय काल। क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था शास्त्रीय काल कहा जाता था, तथा इसे के एक नाम से और जाना जाता था, किस नाम से, टोटली टरिम। क्या इसे एक नाम से और जाना जाता था, टोटली टरिम। किस नाम से, टोटली टरिम नाम से भी जाना जाता था। यहां पे देखो, अब स्पार्टा काल में क्या होता था, स्पार्टा काल का मेन और मुख्य उद्देश्य यही था कि वहां पे जन्म लेने वाला बच्चा किस लिए पैदा होता है, तो वह बच्चा ही पैदा होता था किसके लिए, राष्ट्र के लिए पैदा होता था। वहां की ये मानसिकता ही थी, वहां के राजा या जो भी था वो यही मानता था, वहां का जो नेतृत्व करता था वो यही मानता था कि यहां पे अगर बच्चा पैदा हुआ तो वह बच्चा किसके लिए हुआ है, वह राष्ट्र की सेवा के लिए हुआ है। वह किसके लिए हुआ है, राष्ट्र की सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता था तो कुछ सैनिक वहां पे जाते थे और उस बच्चे का क्या करते थे, निरीक्षण करते थे। क्या करते थे, उस बच्चे का निरीक्षण करते थे। और निरीक्षण के बाद अगर वह बच्चा क्या होता था, अगर वह बच्चा क्या करता था, उस बच्चे में अगर वह विकलांग होता था तो उस बच्चे को क्या कर दिया जाता था, तो उस बच्चे को ले जाके पहाड़ पे, एक पहाड़ था टाइगेटस, और उस टाइगेटस नामक पहाड़ से क्या कर दिया जाता था, बच्चे को फेंक दिया जाता था और बच्चा मर जाता था। मतलब वहां पे विकलांग बच्चों का रहना क्या था, दुश्वार था। क्या था, दुश्वार था। कहने का मतलब उस राज्य में या स्पार्टा काल में क्या था, स्पार्टा काल में विकलांगों के लिए कोई स्थान नहीं था, दिव्यांगों के लिए कोई स्थान नहीं था। वहां के राजा क्या करता था, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो यह होता था जाओ और जाके देख के आओ बच्चा कहीं विकलांग तो नहीं है। अगर ऐसा विकलांग बच्चा पैदा होता था तो उसे वो क्या करते थे, उसे वो उठा ले आते थे। क्यों उठा ले आते थे, वो ये कहते थे कि यह बच्चा किस काम का है, इस बच्चा क्या है, यह बच्चा एक अभिशाप है। क्या है, यह राष्ट्र के लिए अभिशाप पैदा हुआ है, इसका जो है कोई भी योगदान राष्ट्र के हित में नहीं होगा। इसलिए जब ये राष्ट्र के हित में ही नहीं काम में आएगा, राष्ट्र के ही काम में नहीं आएगा, तो इसे क्या करो, अगर ये राष्ट्र के हित में काम नहीं आएगा तो इसे ले जाके क्या कर दो, फेंक दो। क्या कर दो, फेंक दो। तो एक पहाड़ था जिसका नाम क्या था, टाइगेटस। तो टाइगेटस नामक पर्वत से क्या कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था और बच्चा क्या होता था, बच्चा मर जाता था। तथा इस समय के बच्चा जब पैदा हो जाता था तो वह 0 से लेकर 7 वर्ष तक अपनी माता के पास रहता था। किसके पास रहता था, अपनी माता के पास रहता था। उसके बाद में 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष से 0 से 7 वर्ष तक वह किसके पास रहता था, माता के पास अपने रहता था, अपनी माता जी के संरक्षण में रहता था। तथा 7 से लेके 12 वर्ष तक वह कहां रहता था, बैरक में रहता था। क्या रहता, कहां रहता था, वह रहता था 7 से लेके 12 वर्ष तक कहां रहता था, बैरक में रहता था। तथा उसे क्या किया जाता था, उसे अनुशासन सिखाया जाता था। तथा 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, 12 से 20 वर्ष तक, क्या 12 से 20 वर्ष तक उसे क्या बताया जाता था, कठोर सैनिक बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। क्या दिया जाता था, सैनिक शिक्षा दिया जाता था। कब से कब तक, 12 से लेके 20 तक। उसके बाद 20 से लेके 30 वर्ष तक। अब देखो, जब ये सैनिक बन गया तो सैनिक बनने के बाद 20 से लेके 30 वर्ष तक इसे क्या दिया जाता था, इसे जो है शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। किसकी,
शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब यह है कि इस समय क्या किया जाता था, बालक जो है वह क्या काम करता था, तो वह शस्त्र चलाता था। क्या कराता था, वह शस्त्र को चलाता था, अर्थात वह क्या करता था, वह जितने भी हथियार होते थे उनको चलाने का काम करता था। तथा 30 वर्ष के बाद, जैसे अब देखो ये जो पॉलिसी है, यही पॉलिसी सपोज दैट मान लो उठा के अग्निवीर ला दिया गया है। आप लोगों का क्या लाया गया है, अग्निवीर की पॉलिसी ला दी गई है। अग्निवीर में क्या है, इस समय एक नया वो आया है ना अग्निवीर, तो अग्निवीर में क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, राष्ट्र के हित के लिए आपको रखा जाएगा और आप क्या करेंगे, राष्ट्र के हित में अपना योगदान देंगे और इसके लिए आप क्या करेंगे, उनको ले आ जाएगा 18 साल के बाद और उन्हें क्या किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस प्रकार से इसमें सीक्वेंस वाइज इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में अगर युद्ध हुआ तो आपका उपयोग होगा, अगर युद्ध नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, वहां से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और आप चले आएंगे और आप आने के बाद 30 साल के बाद आप क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे और शादी के बाद आप क्या कर लेंगे, गृहस्थ। 30 साल के बाद शादी और शादी के बाद आप क्या करेंगे, गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करने लगेंगे। ये वहां का क्या था, ये वहां का एक तरीके से, इस तरीके से वहां का जो मतलब वहां का राजतांत्रिक व्यवस्था थी, क्या थी, राजतांत्रिक व्यवस्था थी। अर्थात हम ये कह सकते थे जो सत्ता थी, क्या थी, जो सत्तावादी थी, क्या थी, सत्तावादी सरकार थी। वहां पे क्या थी, सत्तावादी सरकार थी। तो वहां पे जो सरकार थी, अर्थात जो सत्ता था, वो सत्ता जो था, वो जो हुक्मरान था, उसका क्या था, उसका यही आदेश था, यही फरमान था कि कोई भी बच्चा पैदा हो, किसी भी घर में बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के साथ यही सारे प्रोसेस मतलब कि निभाए जाते थे। ठीक क्या है, सैनिक तैयार करना, बिल्कुल कौशल प्रताप जी, इजराइल था, हाँ स्पार्टा काल था, सैनिक प्रशिक्षण आवश्यकता थी, हाँ उसीलिए ना, तो वही तो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता था, इसमें जन्म स्टेट के लिए शक्तिशाली एवं बहादुर बच्चों को जन्म देना था। ठीक, तो मतलब हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो था कि स्पार्टा में बच्चों का जन्म, स्पार्टा में बच्चों का जन्म किस लिए होता था, बच्चों का जन्म राष्ट्र हित के लिए, क्या, राष्ट्र हित के लिए बहादुर सैनिक पैदा करना था। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पे क्या था, यहां पे स्पार्टा में एक नदी थी। वह नदी कौन थी, वह नदी थी, कौन सी नदी, तो उस नदी का भी नाम पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे इस नदी का नाम था क्या, यूरोटास, क्या, यूरोटास, याद रखना। स्पार्टा में क्या था, यूरोटास नाम की नदी थी, एक नदी थी और इस नदी का नाम पूछ लेता है, तो इस नदी का नाम क्या था, यूरोटास था, क्या था, यूरोटास था। तथा इस समय जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था, एगाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एगाग कहा जाता था। तथा संचालन, अर्थात जो इसका संचालन करता था, इस शिक्षा प्रणाली के संचालक को क्या कहा जाता था, इस शिक्षा प्रणाली के संचालक को क्या कहा जाता था, तो इस संचालक को कहा जाता था पेडोनॉमस। क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था पेडोनॉमस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेडोनॉमस कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पेडोनॉमस कहा जाता था। तथा स्पार्टा काल में जो खेल के मैदान होते थे, स्पार्टा काल में जो खेल के मैदान होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, खेल का मैदान जो होता था, मैदान उनको क्या या किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें नाम जैसे जाना जाता था प्लेटेनिस्टास। क्या, प्लेटेनिस्टास नाम से जाना जाता था। तथा कैसे कैसे रखा जाए, यहाँ पे जो पर्वत था, उस पर्वत का नाम क्या था, उस पर्वत का नाम यही था, क्या, टाइगेट्स। क्या, टाइगेट्स।
टाइगेट्स नामक पर्वत था, यहीं से फेंक दिया जाता था तथा नीचे यूरेटस नाम की नदी बहती थी। उस नदी में बच्चा गिरता था और बच्चा खत्म हो जाता था, मर जाता था। ठीक, चलिए क्या होता था, बच्चा इस नदी में क्या करता था, गिरता था और गिरने के बाद में क्या होता था, मर जाता था। तो ये था आपका क्या, ये था आपका स्पार्टा काल की बातें। क्या थी, स्पार्टा काल की बातें थी। ठीक, चलो अब चलते हैं हम पूर्व एथेंस काल की ओर। किसकी बात करते हैं, अब देखो स्पार्टा काल की जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आप लोगों को समझा दिया और लिखा दिया। जो भी मुख्य मुख्य बातें थी स्पार्टा काल की वो मैंने आपको क्या किया, वो मैंने आपको बता दिया और लिखा दिया। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक एथेंस काल की या पूर्व एथेंस काल की बात करेंगे। क्या, प्रारंभिक एथेंस काल। क्या, प्रारंभिक एथेंस काल या इसे ही क्या कहते हैं, पूर्व एथेंस काल। ठीक, क्या कहेंगे, प्रारंभिक एथेंस काल या पूर्व एथेंस काल हम कहते हैं। अब देखो प्रारंभिक एथेंस काल या पूर्व एथेंस काल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक बार आप लोग कमेंट करके सब बता दीजिए कि जितने लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ कितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। बताइए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग ये बताइए कि अभी मैं पढ़ा रहा था तो स्पार्टा काल में जो था, तो स्पार्टा काल में जो सैनिक जीवन था वो कब तक चलता था, कितने साल के बाद ये होता था कि अब ये सैनिक जीवन समाप्त हो गया। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि स्पार्टा काल में जो सैनिक जीवन था वह कितने वर्ष तक चलता था। स्पार्टा काल में सैनिक जीवन कितने साल तक चलता था, इसका आंसर आप लोग दीजिए। फिर हम चलते हैं एथेंस काल की ओर। तो एथेंस काल के लोग क्या थे, प्रजातांत्रिक थे। क्या थे, एथेंस काल के लोग जो थे क्या थे, यहाँ के लोग क्या थे, प्रजातांत्रिक थे, प्रजातांत्रिक थे, तांत्रिक थे। ठीक, यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था कि जो बच्चा पैदा होता था वह क्या होता था, वह सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए ही पैदा किया जाता था, या ये कहा जाता था कि जो बच्चा पैदा हुआ है वह राष्ट्र के हित के लिए क्या करना, सैनिक तैयार करना। और क्या करना, सैनिक तैयार करना, मतलब कि एक बलवान अच्छा खासा हिष्ट पुष्ट क्या करना, अग्निवीर को तैयार करना। किससे, इसी से। प्रारंभिक एथेंस काल में भी यही होता था। लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पे, क्या, लेकिन यहाँ पे कई सारे अंतर हैं। यहाँ पे बाकी जो नियम मैंने बताया, 0 से 7 वर्ष तक कहाँ रहता था, 0 से 7 वर्ष तक वह अपनी माता जी के साथ रखता था। हाँ, इस तरीके से सारी चीजें थी। लेकिन समस्या बस एक थी कि यहाँ के लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ केवल सैन्य या सैनिक प्रशिक्षण ही नहीं लेते थे। यहाँ के लोग सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ, क्या, सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ वह और सारे गेमों को भी खेलते थे तथा वह संगीत में भी भरोसा करते थे और सारी चीजों को भी क्या करते थे, यहाँ के लोग और सारी चीजों के विषय में भी सीखते थे, जैसे नृत्य को सीखना, संगीत को सीखना तथा क्या, तीर धनुष, मतलब इसके अलावा जो सैन्य युद्ध में जो कौशल की जरूरत थी उसको तो सीखते ही सीखते थे, इसके अलावा और सारी चीजों को भी सीखते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोगों के साथ क्या था कि वो जो थे अपनी माता जी से या घर पे भी रह के भी यह शिक्षा प्रदान कर सकते थे। लेकिन कब तक, तथा यहाँ पर विकलांग बच्चों को मारा नहीं जाता था। वहां पे तो विकलांग बच्चों को क्या किया जाता था, ले जाया जाता था और क्या किया जाता था, टाइगेटस पर्वत से फेंक दिया जाता था तथा क्या होता था, नीचे जो नदी बहती थी उस नदी में क्या कहता था, बच्चा बह जाता था और खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। अब देखो इस एथेंस काल को, इस प्रारंभिक एथेंस काल को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जो है आकेट या आक्टिकेट, क्या, आकेट या आक्टिकेट
केट के नाम से भी या के नाम से पहले जाना जाता था। ये कौन था, आकेट या आक्टिकेट? तो ये आकेट या आक्टिकेट जो था यहाँ का राजा था, तो उसके ही नाम पे क्या था, उसके ही नाम पे इसका क्या था, इसका नाम पहले रखा जाता था। ठीक, इसमें भी क्या था, सैनिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे मैंने बताया ना, सिर्फ दो ही डिफरेंस, एक ही डिफरेंस, दो डिफरेंस थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, क्या, नैतिक शिक्षा भी दिया जाता था। क्या था यहाँ पे, नैतिक शिक्षा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर सैनिक शिक्षा के साथ साथ कैसी शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। तथा यहाँ के व्यायामशाला को क्या कहा जाता था, यहाँ पर व्यायामशाला को क्या कहा जाता था, पेलास्ट्रा कहा जाता था। क्या, पैलेस्ट्रा, क्या, पैलेस्ट्रा से याद रखना, पैलेस्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यहाँ पे पैलेस्ट्रा कहा जाता था, जो आपकी व्यायामशाला होती थी, जहां पे लोग क्या करते थे, लोग शिक्षण लेते थे, प्रशिक्षण लेते थे, लोग क्या करते थे, लोग व्यायाम करते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, उसे पैलेस्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैलेस्ट्रा कहा जाता था। इसके अलावा जो ये पैलेस्ट्रा का शिक्षक होता था, जो इसका शिक्षक होता था, इस पैलेस्ट्रा का जो शिक्षक होता था, उसे क्या कहा जाता था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ का जो शिक्षक होता था उसे कहा जाता था पेडोट्राइब। क्या कहा जाता था, पेडोट्राइब कहा जाता था। क्या, पेडोट्राइब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेडोट्राइब कहा जाता था। तथा यहाँ पे क्या था, संगीत का जो विद्यालय था उसे क्या कहा जाता था, क्या, संगीत विद्यालय जो थे, मैंने बताया ना संगीत की भी शिक्षा, तो संगीत विद्यालय जो संगीत विद्यालय था उसे क्या कहा जाता था, उसे डिडास्केलियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डिडास्केलियम। ठीक, अब देखो, अब अगर ये समझ में न आ रहा हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो इसे याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, देखो, जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, वह बराबर डंडा लेके पीटता है। क्या करता है, जो शिक्षक थे पहले के, वो क्या करते थे, डंडे से पीटते थे। तो जब पीटते थे तो पीटता और पेडो, तो याद रखना, पीटने से ही पेडो ट्राइब याद रखना। तथा क्या होता था, व्यायामशाला, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, दंड जाके पेलते हैं, मतलब दंड लगाते हैं। तो जो दंड लगाते हैं, मतलब वहां पे क्या करते हैं, व्यायामशाला में क्या होता था, दंड लगाते थे। तो दंड लगाने पे क्या होता है, इसे बोलते हैं पैलेस्ट्रा। क्या, पैलेस्ट्रा। इसके अलावा अब तो दंड लगाने से याद रख लेना, क्या, इसे कहेंगे पैलेस्ट्रा। तथा जो टीचर होता था वो डंडे से मारता था, तो पेडोट्राइब क्या करता था, जो दंड लगाते थे, जो दंड पेलते थे, उनको क्या करता था, यह पेडोट्राइब, मतलब कि क्या करता था, ये अच्छे से क्या करता था, तैयार करता था। ठीक, डंडे से मार मार के। फिर अब देखो, संगीत में क्या होता है, स्केल होता है। संगीत में क्या होती है, स्केल होता है। सुर का क्या होता है, स्केल होता है। तो याद रखना, जो स्केल संबंधित है, स्केलियम, तो स्केलियम से याद रखना किससे संबंधित होगा, सुर से संबंधित होगा। सुर से संबंधित होगा मतलब किससे संबंधित होगा, संगीत से संबंधित होगा। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिकों को पकड़िए और चीजों को क्या करिए, याद रखिए। क्या करिए, छोटी छोटी चीजों को पकड़िए तथा छोटी छोटी चीजों को आप क्या करिए, आप याद करने का प्रयास करिए। तथा जो कुश्ती और मुक्केबाजी खेल थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें पैनक्रेशन कहा जाता था। क्या, कुश्ती और मुक्केबाजी, कुश्ती क्या था, जो आपकी क्या है, सॉरी, कुश्ती और मुक्केबाजी, क्या,
कुश्ती और मुक्केबाजी। कुश्ती और मुक्केबाजी जो गेम होते हैं, इस कुश्ती और मुक्केबाजी गेम को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था पैनक्रेशन। क्या कहा जाता था? पैनक्रेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पैनक्रेशन। पैनक्रेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पैनक्रेशन कहा जाता था। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी अभी जस्ट आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भाला या जैवलिन का प्रयोग जो शारीरिक शिक्षा में किया जाता था उसे क्या कहते थे? भाला तथा भाला को ही क्या कहा जाता है? भाला को ही जैवलिन कहा जाता है ना। तो याद रखना, भाला था जैवलिन। जैवलिन के जो प्रयोग करता थे, अर्थात जो जैवलिन या भाला का प्रयोग करते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था एकोनाटिस्ट। क्या? एकोनाटिस्ट। एकोनाटिस्ट। एकोनाटिस्ट किसे कहा जाता था? जो भाला या जैवलिन का क्या करते थे? उस समय प्रयोग करते थे या उसकी क्या देते थे? शिक्षा देते थे। उसे क्या कहा जाता था? एकोनाटिस्ट कहा जाता था। इसके अलावा ये क्या कहा था? तीरंदाजी या धनुर्विद्या। तीरंदाजी या क्या? धनुर्विद्या। जो धनुर्विद्या मतलब कहने का मतलब जो तीर और धनुष, जो तीर और धनुष चलाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें टोक्स्टोज कहा जाता था। क्या? टेक्सटोज कहा जाता था। और यही क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? यही क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड जो अभी जस्ट हुआ है, पीटीआई का पेपर जिसमें 5000 पोस्टें थी, उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि तीरंदाजी या धनुर्विद्या को क्या कहा जाता था? जो तीरंदाजी या धनुर्विद्या का प्रयोग करते थे उन्हें किस नामों से जाना जाता था? तो याद रखना वो कौन सा नाम है? तो वह नाम था, उसे क्या कहते थे? जो इसका प्रयोग बताते थे अध्यापक या जो इसका प्रयोग कर उसे क्या बोलते हैं? टेक्स्टोज कहा जाता है। ठीक। तो ये ठीक। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र जो चलाने की शिक्षा देने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? होबलो मैचोज। क्या? होबलो मैचोज। जो क्या करते थे? जो शस्त्र और अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र में अंतर बता सकते हो? अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों जो है, जो इसकी शिक्षा देते थे, किसकी? अस्त्र और शस्त्र की, उसे क्या बोलते हैं? होम्लोचोज। क्या? होम्बलोचोज। होम्बलोचोज बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं? होम्बलोचोज बोलते थे। ये जो धनुर्विद्या, जो भाला या जैवलिन सिखाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? एकोनॉटिस्ट कहा जाता था। देखो, उसके बाद में तीरंदाजी जो या धनुर्विद्या सिखाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? टेक्स्टोज कहा जाता था। जो शस्त्र और अस्त्र सिखाते थे उसे होम्बलोचोज कहा जाता था। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो बता रहे हैं वह चीज समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार आप लोग सब कमेंट करके बता दीजिए कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वह समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो, इसके अलावा एथेंस में एक चीज और होती थी। इसके अलावा एथेंस में क्या होता था? पेनहेलिक खेल महोत्सव। क्या? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां होती थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जिसे क्या बोला जाता था? जिसे बोला जाता था पानहेलेनिक खेल महोत्सव। क्या? पानहेलेनिक खेल महोत्सव। यह पूछा जाता है कि पानहेलेनिक खेल महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? तो याद रखना, यह किस काल का खेल था? तो यह था एथेंस काल का। क्या? एथेंस काल का। यह मनाया क्यों जाता था? तो यूनान क्या था? यूनान जो था वो छोटे छोटे राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। यूनान क्या था?
यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था तथा जो लोग थे, ये जो छोटे छोटे राज्य थे, ये अक्सर आपस में क्या करते थे, ये अक्सर आपस में लड़ाई करते थे। क्या करते थे? ये अक्सर ही आपस में हमेशा क्या करते थे? लड़ाई करते रहते थे तथा गृह युद्ध करते रहते थे। तो कहने का मतलब जब ये आपस में लड़ते रहते थे तो अंदर राष्ट्र के अंदर क्या होता था, जो राज्य थे, अब देखो जैसे तुम्हारे ही राज्य, दो चार राज्य एक साथ मिलके क्या करें, आपस में लड़ाई करते रहें, तो क्या उस राष्ट्र का विकास हो सकता है? तो उस राष्ट्र का विकास नहीं होगा। और नहीं होगा, साथ ही साथ क्या, गृह युद्ध तक की संभावना बन जाती है। तो इसी को रोकने के लिए, क्या, इसी गृह युद्ध को रोकने के लिए पाल हेलेनिज्म, क्या, पाल हेलेनिज्म नामक संस्थान, क्या, पाल हेलेनिज्म नामक क्या थी? संस्था थी। एक संस्था बनाई गई और इस संस्था के द्वारा क्या किया गया? इस संस्था के द्वारा क्या किया गया? देवताओं के सम्मान में, किसके सम्मान में? इस संस्था द्वारा किसके सम्मान में? देवताओं के सम्मान में, देवताओं के सम्मान में क्या किया गया? देवताओं के सम्मान में क्या किया गया? पाल हेलेनिक, क्या, पाल हेलेनिक देवताओं के सम्मान में क्या किया गया? पाल होगा यहां, न नहीं होगा, पाल होगा, पाल हेलेनिक, हेलेनिक क्या हुआ? पाल हेलेनिक का आयोजन किया गया। क्या? पाल हेलेनिक उत्सव का क्या किया गया? आयोजन, ठीक, आयोजन किया गया। अब इसमें जो था यह 4 भागों में, यह उत्सव जो था 4 भागों में विभाजित था। यह पाल हेलेनिक क्या था? यह 4 भागों में विभाजित था, जिसे क्या कहा गया? पहले नंबर पे था ओलंपिक, क्या था? ओलंपिक था, ठीक। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे क्या था? दूसरे नंबर पे था पाइथेनियन, क्या, पाइथेनियन, ठीक। उसके बाद में तीसरे नंबर पे पाइथेनियन के बाद फिर क्या था? एस्थीमियन, क्या, एस्थीमियन, थीमियन, ठीक। एस्थीमियन के बाद एक और गेम था जिसे क्या कहा जाता था? कोरिंथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एस्ट्रोदृष्टि, एस्ट्रोदृष्टि क्या बोल रही है सर? डीएसएसबी की एज लिमिट क्या है फिजिकल एजुकेशन की? देखिए, अगर डीएसएसबी की बात है तो आपको अभी मैं क्या करूंगा, कल एक 10 मिनट का सेशन मैं लेके आऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट के साथ साथ आप लोगों का पोस्ट कितनी है, जर्नल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, सारी चीजें बता दूंगा। इन सारी चीजों को मैं कल एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन हाँ, ये तो मान ही के चलिए कि 30 तो क्रॉस होगा ही, क्योंकि 30 तो होगा ही होगा, 30 से कम तो नहीं होगा, ठीक। चलिए, इसको देखना पड़ेगा मुझे कि एज लिमिट क्या है। हाँ, चलिए, तो देखिए, एस्थीमियन और एस्थीमियन के बाद क्या था? कोरिंथ, क्या था? कोरिंथ। ये 4 प्रकार के, कोरिंथ, ये 4 प्रकार के गेम वहां पे खेले जाते थे। कहां पे? ओलंपिक, पाइथेनियन, एस्थीमियन और कोरिंथ। ये 4 प्रकार के गेम उस समय वहां पे होते थे। कहां पे? ये जो आपका पाल हेलेनिक महोत्सव होता था इसमें, ठीक। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। ओलंपिक के विषय में हम अलग से भी देखेंगे तथा यहां पे हम देखते हैं ओलंपिक के विषय में। क्या? ओलंपिक। ये जो ओलंपिक था यह क्या था? यह ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो यह ओलंपिक के जो था यह 776 प्रथम ओलंपिक, प्रथम बार कब मनाया गया? 776 ईसा पूर्व में मनाया गया। अब देखो, यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। ये था ओलंपिक की शुरुआत, तो ओलंपिक की शुरुआत
पहली बार 776 ईसा पूर्व में मनाया गया था। कितने? 776 ईसा पूर्व में मनाया गया था। तथा यह जो था अगस्त माह में, किस माह में? अगस्त माह में कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए मनाया जाता था। कितने दिनों के लिए? 5 दिन के लिए मनाया जाता था। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए मनाया जाता था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि इसका आयोजन जो था वह कहां पे होता था? तो हम क्या कहेंगे कि जो इलियस नामक नगर के सबसे सुंदर, कहां पे? इलियस नामक नगर के, क्या? इलियस नगर के, कहा? इलियस नगर के सबसे सुंदर स्थान, सबसे सुंदर स्थान ओलंपिया में। कहां पे? सबसे सुंदर स्थान ओलंपिया। कहां? ओलंपिया में। ओलंपिया में क्या किया जाता था? इसका ओलंपिक का आयोजन किया जाता था। ठीक, आप लोग एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए कि चीजें समझ में आप लोगों को आ रही हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग क्या ये नहीं बता रहे हैं। ना तो आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, साथ ही साथ ना तो आप लोग क्या करते हैं, ना तो आप लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, इच्छाएं क्या होती है? दमित हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ये होता है कि फिर क्या, फिर एप्लीकेशन पे ही पढ़ाया जाए। जब आप उस चीज को लेना ही नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती फिर पढ़ाने का क्या मतलब है? हाँ, बताइए। रजत सिंह, जय हिंद। जय हिंद रजत जी, जय हिंद रजत जी। चलिए देखिए, अब देखिए इलियस नगर के कहां पे मनाया जाता था? ओलंपिया नामक शहर में मनाया जाता था। तथा इसका जो आयोजन होता था वह प्रत्येक 4 वर्ष में होता था। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में। 4 वर्ष में होता था। मतलब इसका जो आयोजन होता था वह कितने वर्षों में होता था? वह 4 वर्षों में होता था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच, क्या? एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच का अंतर कितने वर्ष का होता था? 4 वर्ष का अंतर। कितना होता था? 4 वर्ष का अंतर होता था। हर प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता था? ओलंपिक का आयोजन किया जाता था। ठीक, चलिए। रजत सिंह, यस सर, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यह अच्छी बात है। क्या है? यह अच्छी बात है। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यह जो था, यह ओलंपियस नामक पर्वत पर स्थित था। यह जो नगर था वह एक पर्वत था। उस पर्वत का नाम क्या था? तो यहां पे मैं देख लूं तो यह जो ओलंपस नामक नगर था, कहां गया? एक देखो, देखो ये जो ओलंपिया था या ओलंपिया था, यह कहां था? तो यह ओलंपस नामक पर्वत पे था। क्या? ओलंपस पर्वत पर था। कहां था? ओलंपस पर्वत पर यह स्थित था। कौन? यह ओलंपिया नगर जो था यह। ठीक, कौन? यह जो ओलंपिया नगर था यह आपके वहां पे था। इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच का जो समय होता था उसे क्या कहा जाता था? तो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच को समय को ओलंपियाड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओलंपियाड कहा जाता था। यह भी लिख लेना, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को ओलंपियाड
कहा जाता है। देखो, अगर ये लग रहा हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री कैसी है, चलिए रजत सिंह यस सर, विंसल कुमार यस, ओके जी सर, समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद एस्ट्रो दृष्टि जी, ये आप लोगों का प्यार है। अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे तो आगे भी हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे। ठीक, यही चीजें आप लोगों का, यही मोटिवेशन जो है हमको क्या करता है, आगे जो है ले जाने के लिए प्रेरित करता है, या कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो ये आप लोगों की महानता है कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, चीजों को आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं आगे। तो जो ओलंपियाड होता था, तो देखो एक ओलंपिक से, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को क्या कहा जाता था। तो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच को समय को क्या कहा जाता था, तो उसके समय को कहा जाता था ओलंपियाड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओलंपियाड कहा जाता था। तथा जो स्टेडियम था जहां पे इस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, या ओलंपिक का आयोजन जहां हुआ था, उस स्टेडियम को हम क्या कहते हैं, तो उस स्टेडियम का नाम था पैनाथेनिक। क्या स्टेडियम, जो स्टेडियम, जिस स्टेडियम में क्या था, स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, पैनाथेनिक। क्या, पैनाथेनिक कहते हैं, पैनाथेनिक कहते हैं। देखिए कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि सर हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत तगड़े से पूछा जाता है। आप डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस इन सब का क्वेश्चन उठाओगे तो आप लोगों को जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता जरूर है। ठीक, और ये बात है कि सर मेरे भी पास किताब है, मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। किताब, इतनी मोटी मोटी किताब आती है, फिजिकल एजुकेशन की इतनी मोटी मोटी किताब, जिसे आप देख के पहले ही घबरा जाते हैं कि बाप रे इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। तो जिसे किताब नहीं पढ़ना है वो यहां आके आराम से क्या कर सकता है, कम समय में अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकता है। क्या कर सकता है, वह यहां पे आके अच्छी तैयारी कर सकता है। ठीक, अब देखो एक चीज और पूछा जाता था, ये ओलंपिक का जो आयोजन होता था यह किसकी श्रद्धांजलि में या किसकी याद में मनाया जाता था। तो इसका आयोजन जीसस, क्या, जीसस देवता की याद में मनाया जाता था। याद रखना, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देवता की याद में मनाया जाता है। यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह रहा है आपका ओलंपिक के विषय में। अब हम चलेंगे ओलंपिक के बाद, अब हम क्या करेंगे, तो ओलंपिक के बाद अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा है पाइथियन। क्या, अब बचा है आपका क्या, पाइथियन। पाइथियन के बाद स्थेमियन, स्थेमियन के बाद कोरिंथियन। ठीक, तो इन तीनों के विषय में, और इसके साथ ही साथ क्या, इसके साथ ही साथ रोम का इतिहास तथा जर्मनी का इतिहास, जो कि जर्मनी का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्वीडन का इतिहास, और स्वीडन का इतिहास के बाद डेनमार्क का इतिहास, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास, और उसके बाद इसी तरीके से एक एक हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम कहां चलेंगे, हम पहुंचेंगे भारत के इतिहास पे, कि भारत में खेल का प्रारंभ कैसे हुआ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास में ऑफलाइन कमेंट करके आप अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही साथ क्लास को आप शेयर करिएगा, तथा हमसे जुड़ने के लिए अगर आप लोगों को जुड़ना है तो ये हमारा क्या है, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलते चलते चंद लाइन आप लोगों के लिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, गंभीर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? गंभीर या भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं वो हारे अपने मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं वह हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया आज की क्लास के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए ऊर्जा और एक नए उमंग के साथ।